जी को मंच पर लेकर आने का कष्ट करें। आज के इस दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम दूसरे सत्र में डॉक्टर कपिल तिवारी जी का व्याख्यान सुनेंगे, जो विकास की भारतीय दृष्टि और मूल्यबोध पर अपना व्याख्यान देंगे। डॉक्टर कपिल तिवारी का जन्म 1952 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ। आपने वहीं प्राथमिक उच्च शिक्षा प्राप्त की सागर विश्वविद्यालय से। जनजातीय और लोक संस्कृति, कला रूपों और मौखिक साहित्य परंपराओं के क्षेत्र में देश के प्रमुख अध्येताओं में आप शामिल हैं। आप आदिवासी लोक कला अकादमी के पूर्व निदेशक रहे हैं। इन दिनों आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सदस्य, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सलाहकार सदस्य हैं। आप देश विदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के मूलाधारों के संरक्षण, संवर्धन और संकल्पना में सतत सक्रिय माने जाते हैं। आप एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं। आपको हम अपने बीच पाकर बहुत ही धन्य हैं। और हमारे साथ आज के इस सत्र के अध्यक्ष, इस दूसरे सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज, वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं। आप राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। आपने चीन, इंडोनेशिया आदि कई देशों में फेलोशिप पर शोध कार्य किए हैं। आप भी देश के जाने माने राजनीति शास्त्रों में से एक हैं। हम दोनों अतिथियों का स्वागत करते हैं और हम अपने संस्थान के अध्यक्ष श्री अनिल तामूर जी से निवेदन करेंगे कि आज के सत्र के दूसरे सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी का स्मृति चिन्ह और पुस्तक भेंट करके स्वागत करें। इसके बाद मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस दूसरे सत्र के वक्ता डॉक्टर कपिल तिवारी जी को पुस्तक और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी स्वागत करें। मैं बिना समय गंवाए अब सीधे आपको सत्र की ओर ले चलता हूं और अपने इस दूसरे सत्र के वक्ता डॉक्टर कपिल तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान देने का कष्ट करें। इस सत्र के अध्यक्ष माननीय श्री भारद्वाज जी, खेंगड़ी अनुसंधान केंद्र के प्रभारी माननीय तांबे जी, भाई मुकेश जी और इस सभा में विराजमान आप सभी मित्र, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं देश भर में कुछ संस्कृति और आदिवासी और लोक जीवन पे ही बात करने के लिए जाता हूँ। शायद ये पहला अवसर है जब मैं विकास जैसी किसी चीज पे कुछ बात करने आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस मामले में मेरी क्षमता सीमित है, लेकिन कुछ बातें कहने का मेरा बहुत मन है। मैं अभी कुछ दिन पहले बड़वानी में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के तत्वावधान में जनजाति भारतीय जीवन और भारतीय मूल्यबोध को लेकर एक संगोष्ठी में जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुझे उस संगोष्ठी का स्मरण हो रहा है और वहां से मैं आज अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। वहां जो मित्र उपस्थित थे वो इतिहास की विसंगतियों को, भारत में जो इतिहास की विसंगतियां और विद्रूपताएं हैं उन्हें दुरुस्त करने के सिलसिले में उद्यमशील हैं।
तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैंने उनके सामने उस बहुत बड़ी सभा में रखा था कि इतिहास की कौन सी दृष्टि। अगर हम लोग इसको पहले समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने भारत के ऊपर इतिहास थोपा, इतिहास का समय थोपा, उन्होंने विद्रूपताएं भी हमारे जाति जीवन की इतिहास पर रची। उनको ठीक होना ही चाहिए, लेकिन मुझे कृपया इतना बता दें कि भारत की इतिहास दृष्टि क्या है। क्या भारत इतिहास के समय पे विश्वास करने वाला देश है? क्या भारत ये ठीक है कि बंगाल रेनेसां के बाद और औपनिवेशिक काल में पश्चिम का जो ऐतिहासिक समय है वो भारत के ऊपर थोपा गया है और धीरे धीरे सारा शिक्षित भारत उससे राजी हुआ है? भारत का अपना इतिहास बोध और भारत का काल वो तो कुछ और ही था। भारत इतिहास के नाम से कोई और ही चीज रचता था, वो समय की दैनंदिनी नहीं रचता था। कौन से सन में कौन से राजा साहब विराजमान थे, कौन से सन में कौन सा बर्बर आके लूटमार कर गया, ये जो महान दृष्टांत आपके इतिहास में दर्ज हैं, अगर मनुष्य जाति का इतिहास यही है तो बहुत शर्मनाक है। एक और इतिहास भारत जानता है और रचने वालों का इतिहास है, सर्जकों का इतिहास है, बहुत बड़े मनुष्यों का इतिहास है, इस अर्थ में कि उनकी चेतना बहुत बड़ी थी। और भारत ने कभी अपनी इतिहास दृष्टि में समय को केंद्र में नहीं रखा है। उसने सदा समय में जीवन के सार को ही इतिहास कहा है, जो पीढ़ियों पीढ़ियों सदियों सदियों हम लोगों के साथ चलता है। ये तय करना है भारत को कि भारत किस इतिहास दृष्टि के साथ होगा, और अगर ये तय हो जाए तो एक वास्तविक भारतीय इतिहास कहा और लिखा जा सकता है। विद्रूपताएं उतना बड़ा संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट ये है कि हम उस इतिहास से राजी हैं जो इतिहास समय की दैनंदिनी है और मूलतः शक्ति की गाथा गाता है। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं, उनकी कोई जगह सी नहीं बन पाती जिन्होंने मनुष्यता के भाग्य को बदल दिया अपने पुरुषार्थ से। अगर इतिहास होना चाहिए तो उन्हीं का होना चाहिए। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब भाई मुकेश जी ने मुझसे इस बात का आग्रह किया कि मैं इस सभा में कुछ बोलूं, तो मैंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र वगैरह मेरा विषय नहीं है, लेकिन आप बहुत आग्रही हैं तो मैं केवल इतना कर सकता हूं कि आजकल भारतीय बौद्धिक वर्गों में एक फैशन चला हुआ है, वो ये है कि वे विकास के विकल्पों पे बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत तरह के सुझाव दे रहे हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि कोई वैकल्पिक दृष्टि विकास की, वैकल्पिक मॉडल विकास का हो सकता है और उस पर भारत को काम करना चाहिए। कुछ ऐसा लगता है उन लोगों की बातें सुन के, उनमें से ज्यादातर लोग गांधी की दृष्टि, गांधी का मार्ग, गांधी के सुझाव, उनकी तरफ अपने को मोड़ते हैं। एक हद तक ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी ने विकल्प में जो कुछ भी सुझाया है वो उनका अपना नहीं है, वो एक परंपरा की निष्पत्ति है, हजारों वर्ष लंबी भारतीय परंपरा की एक निष्पत्ति है। और मॉडल कभी विकास के ऐसे नहीं हो सकते
ये मकानों के डिजाइन नहीं है कि अगर एक पसंद नहीं आया आपको तो दूसरी डिजाइन आपके सामने रख देते हैं, उसको पसंद कर लीजिए। विकास के वैकल्पिक मॉडल नहीं होते। मेरी ऐसी कुछ समझ है कि दरअसल वैकल्पिक जीवन दृष्टि होती है जिसमें से मॉडल्स निकलते हैं, और ये बिल्कुल आधारभूत रूप से बिल्कुल अलग बात है। वैकल्पिक जीवन दृष्टि वैकल्पिक मॉडल है। इतिहास की तरह ही एक महान विफलता मुंबई खड़ी है भारत के सामने। वो ये है कि जैसे इतिहास और इतिहास के समय ठीक वैसे ही विकास की दृष्टि, विकास के स्वरूप, इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत उस पश्चिम से पूरी तरह राजी है, अनुकरण कर रहा है, और इस बात के लिए कुछ बेचैन है कि बहुत जल्दी उसको दुनिया के शक्ति केंद्रों में अव्वल वगैरह हो जाना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग हो गए वे कैसे लोग, वे कर क्या दें। यही है, यहीं से निकलता है भारत की दृष्टि का जो प्रकाश है, मार्ग है, यहां से निकलता है कि अगर तुमने शक्ति का वर्चस्व स्थापित भी कर लिया तो इससे होगा क्या। यूरोप के देश दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक शक्ति के वर्चस्व की वही राजनीति और विकास का वही रास्ता अपनाए हुए थे। तत्वतः जो मनुष्य विरोधी है, जीवन विरोधी है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ा केंद्र उभरा, वो उत्तर अमेरिका का था, वो शक्ति का केंद्र बना, क्या किया उसने? अब एशिया से एक चुनौती उभरी, चीन ने कहा हम होंगे, हमारे साधन भी बहुत बड़े हैं, मनुष्य भी बहुत ज्यादा हैं, क्रांति वगैरह हो ही चुकी है, तो जो आयरन कर्टन था वो थोड़ा हटाया गया और सारी दुनिया की पूंजी के लिए दरवाजे खोले गए थे। एक राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था का विकास और साम्यवाद का एक विचित्र और अनगढ़ रूप वहां जन्मा, जिसकी हवस वो थी नंबर 1 वर्ल्ड पावर बनना। मैं कैसे बताऊं आपके लिए कि भारतीय बौद्धिक वर्ग की इस विचित्र सी विफलता को देख के मैं कितना दुखी हो जाता हूं। ऐसा लगता है कि औपनिवेशिक भारत में भारत इतना गुलाम नहीं था। उसके पास अपनी बुद्धि थी, अपने कौशल थे, अपना उद्यम था, अपना सोच विचार था, स्वतंत्र होने की अपनी अभिप्सा थी, अपने सपने थे। अब तो सब कुछ जैसे उधार का है। विकसित होना है तो पश्चिम की तरफ होना है, टेक्नोलॉजी चाहिए तो पश्चिम की तरह चाहिए, विज्ञान चाहिए तो पश्चिम की तरह चाहिए, शिक्षा चाहिए तो पश्चिम की तरह चाहिए, प्रशासन चाहिए तो पश्चिम की तरह चाहिए, न्याय व्यवस्था चाहिए तो पश्चिम की तरह चाहिए, बाजार चाहिए तो पश्चिम की तरह चाहिए। इतना सहमत पश्चिम से भारत कभी नहीं था। उसका अपना विवेक हर जगह, जीवन के हर क्षेत्र में कुछ जागृत सा रहा। अभी आदरणीय शर्मा जी ने एक बहुत जोशीली तकरीर हमारे सामने की, सही आंकड़ों के साथ। अच्छा, आर्थिक राष्ट्रवाद का जो स्वदेशीकरण वो बता रहे थे, उसके केंद्र में क्या है? उसके केंद्र में यही है ना कि विदेशी कंपनियों के बजाय भारतीय कंपनियां उनके उत्पाद हमारे सामाजिक जीवन में जगह बना लें तो वे उतनी ही ताकतवर होंगी, वे भी दुनिया में अपना बाजार फैलाएंगी। उनको भी विज्ञान तकनीक में श्रेष्ठता के लिए जो शोध करनी पड़ती है, खर्चे करने पड़ते हैं, उनके साधन मिल जाएंगे। कितने लोग होंगे वो? 200 कारपोरेट,
भारतीय आधुनिकीकरण की इस विद्रूपता को समझने की कोशिश करें। एक साथ भारत कितनी सदियों को जीता है अपनी दशा में। मेट्रो से 50 किलोमीटर अंदर चले जाएं, 16वीं सदी के भारत के दर्शन हो जाएंगे आपको। 122 करोड़ लोगों के इस देश में संसाधन और पूंजी कितने लोगों के पास है? ये जो एक जीडीपी का सपना इस देश को सरकारें दिखाती रहती हैं, जीडीपी ग्रोथ, ये ग्रोथ किन लोगों की है? किनके विशाल धन संपदा के जो लाभ हैं उनकी गणना करके इस देश के आम आदमी की जीडीपी बढ़ने की तरह एक चीज प्रस्तुत कर दी जाती है। जैसे भारत का आधुनिकता बोध विकृत है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से भारतीय आधुनिकीकरण भारतीय समाज जीवन में विद्रूप है। इसने विद्रूप रचा है। इसने मजबूर किया करोड़ों लोगों को कि वे एक ऐसा जीवन जिए जो 21वीं सदी में 16वीं और 17वीं सदी का हो। वे एक ऐसे शासकों को भुगतें जो सिनिकल हैं और दिमाग से औपनिवेशिक हैं, जो सामंतों और राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। क्या आपको कहीं लगता है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी जो है ये कहीं से भी डेमोक्रेटिक, 21वीं सदी की डेमोक्रेसी उसकी ब्यूरोक्रेसी है? इतनी संवेदनहीन? क्या आपको लगता है कि इस देश में पढ़ा लिखा मध्य वर्ग जो नौकरियों में आया, जिसको जीवन में सब कुछ दिया, उससे ज्यादा भ्रष्ट कोई है? इस बात पे जरा गौर करें कि इस देश के नागरिक बोध का बड़ा उपहास उड़ाया जाता है कि इस देश के पास कोई नागरिक बोध नहीं है। कैसी है इस देश की पुलिस? इस देश में कानून के पालन की क्या स्थिति है? क्या आपको लगता है कि एक सभ्य समाज जो होता है उसकी नागरिकता को हम जीते हैं? हमारे करुणा के स्रोत कहां सूख गए? ये सिमट क्यों गए हैं भारत के उस अमूना आधुनिक केंद्रों पे जो मेट्रो के नाम से विकसित हुए? आप देखते ही होंगे हमारे खबरों की जो दुनिया है उसमें 150-200 सबसे सेलेबल लोग जो हैं, पेज 3 की औलादें, इनका जुकाम तक चर्चा का विषय बनता है। लेकिन करोड़ों लोगों का जो जीवन है उसकी कोई खबर नहीं होती। इतना निष्करुण समाज हम पैदा कर रहे हैं। अगर ये स्वदेशी कंपनियों के हाथ में भी चला गया, आपको लगता है ये बदल जाएगा? फिर कभी सोचता हूं भारत इस संसार में सबसे पुराने सिविलाइजेशन और संस्कृतियों का देश माना जाता है। इसका अपना भी तो कोई मूल्यबोध होगा। अभी वक्ता जो थे शाह साहब ने भी उस जगह एक इशारा किया, 15वीं सदी से पहले का जो भारत, 15वीं सदी तक का जो भारत था वो दरिद्र नहीं था, वो उस अर्थ में अशिक्षित नहीं था, वो अपने उद्यम और कौशल विकसित करता था। कमाल तो ये है, रामविलास शर्मा और धर्मपाल जिनका शाह साहब जिक्र कर रहे थे, दोनों ही वे मानते हैं कि 16वीं सदी तक का भारत जो था वो तो यूरोप को माल का निर्यात करता था। उसके पास व्यापारिक पूंजी का निर्माण हो चुका था और व्यापारिक पूंजी का निर्माण करने वाला वो एशिया में पहला देश था। उसके पास विशाल बेड़े थे जहाजी जिनसे माल निर्यात होता था और यूरोप माल का आयात था। अचानक ये कहानी 200 साल के औपनिवेशिक काल में बदली। मैं मैकाले की एक रिपोर्ट का जिक्र कल ही एक सभा में इंदौर में कर रहा था। आप उस विजन पेपर को देखें जरा। वो कहता है सारे भारत में ये विजन पेपर बनाने के पहले मैं घूमा और मैंने देखा कि इस देश में एक भी बेकारी नहीं है। आज हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा बिठा दिया गया है, सदा से भीख मांगने वालों का एक देश है। मैकाले ने अपने विजन पेपर में लिखा, इस देश में एक भी बेरोजगार मुझे नहीं मिला है। भारत ने इस औपनिवेशिक शिक्षा
और इसके प्रशासन के स्थापित होने के बाद पहली बार जाना था कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है वो बेरोजगार कहलाते हैं। अजीब बात है। तो हर आदमी किसी न किसी हुनर को जानता है, वो कुछ कर रहा है, बहुत उत्पादक कार्य कर रहा है, बहुत सृजनशील काम कर रहा है, कपड़ा बुन रहा है, लोहे का सामान बना रहा है, धातुओं में काम कर रहा है, लकड़ी में काम कर रहा है, खेती में काम कर रहा है, पशुपालन में काम कर रहा है। हजारों दिशाएं जीवन की ऐसी हैं जहां भारतीय बहुत दक्षता से अपना काम कर रहे हैं और हर आदमी के करने के लिए कुछ ना कुछ है। इस देश में कोई बेरोजगार नहीं है। ये बेरोजगारों के झुंड और भिखारियों की जमातें 200 साल का उपहार है भारत में, जिसको ऐसा जमाया गया हमारी शिक्षा में जैसे ये सनातन। तो बहुत चिंता होती है ये देख के कि जब वही मानस, वही विज्ञान, वही तकनीकी, वही बाजार, वही कंपनियां, विकास का वही रास्ता हमें स्वदेशी के नाम से बताया जाता है, तो बरबस मुझे उसी इतिहास की याद आ जाती है कि इतिहास का समय जो ईसा के बाद और ईसा के पहले में बांट दिया गया धरती पर पहली बार। जो ईसा के पहले था कपोल कल्पना है, मिथ है, माइथोलॉजी है, किस्से कहानियां हैं, गप है, भरोसा करने लायक नहीं, प्रमाणिक नहीं है। और उसके बाद का जो समय है वो बड़ा प्रमाणिक है, वैज्ञानिक है, भरोसे के लायक है, सब कुछ है। और उसमें उन लोगों का जिक्र जो इतिहास के सबसे बर्बर और क्रूर नायक थे। याद करें जरा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात स्मरण करते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? और अगर वो इतिहास में दर्ज हो भी गया और हमने पढ़ भी लिया तो होगा क्या? भारत एक और तरह से विकास जानता है। वो कहता है, उसकी जो मूलभूत दृष्टि है और जो आज की सभा में आपके निवेदन के लिए मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि हम विकास के नाम से मनुष्य के होने का जो परिवेश है, केवल उसमें साधनों के लगातार बढ़ाते जाने और उन्नत करते जाने को ही विकास मान बैठने की गलती कर बैठे। ज्यादा बेहतर सड़कें, ज्यादा अच्छे हवाई अड्डे, ज्यादा बिजली का उत्पादन, यही सब ना। लेकिन मनुष्य का क्या होता है? वो विकसित क्यों नहीं होता? क्या आपको लगता है कि हमारे पास आजादी के आंदोलन के समय का भारतीय समाज जो था उससे ज्यादा बेहतर मनुष्य है? और अगर नहीं है तो क्यों है? इस विकास का हम क्या करेंगे जिसमें आदमी को प्राणी के स्तर पर ला दिया गया है और संसार 21वीं सदी के मानव परिवेश के विकास में चला गया है? ये एक अजीब तरह का विद्रूप है। अगर ये खाई बनी रही तो ये विकास ही अपने आप में सबसे बड़ी समस्या होगा। विकास के मामले में एक और तरह से सोचने की जरूरत है। परिवेश विकसित हो, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की चेतना, मनुष्य का बड़प्पन, मनुष्य का नागरिक बोध, मनुष्य का मूल्य बोध अगर उसी के अनुपात में विकसित नहीं हुआ तो सर्वग्रासी हो जाएगा ये विकास। फिर इसकी चुनौतियों को झेलना बहुत मुश्किल होगा। पौराणिकता में ज्ञान परंपरा ने रस में आख्यानों की रचना की है कि चलो ज्ञान तुमको बहुत मीमांसक तरीके से समझ में नहीं आता तो आख्यान रचे देते हैं। सोने की लंका बताई है, क्या है ये? लेकिन जो सोने की लंका में रहते हैं वे कैसे लोग हैं? क्या कर रहे हैं? माइथोलॉजी के रहस्यों पे तो भारत को नई तरह से काम करने की जरूरत है। उनके सत्यों को उजागर किया जाना चाहिए। परिवेश इतना विकसित कर दे आपने पूरे संसार में एक और सोने की लंका अभी बनाई है।
अमेरिका के रूप में क्या हो रहा है वहाँ। लोग गोलियां चलाते हैं और उन्हें नहीं मालूम कि वे लोगों को क्यों मार रहे हैं। इतना बड़ा गन कल्चर, 10 करोड़ गन लोगों के घरों में रखी हुई हैं। किसके लिए उनके मन इतने हिंसक हो गए, किससे उनके मन में इतनी असुरक्षा है, किससे भी बचना चाहते हैं, क्यों किसी को मारना चाहते हैं, और इतनी प्रतिहिंसा में उनका चित्त कैसे चला गया है। दरअसल आप जब इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तथाकथित मूल्यहीन विकास ने ही उनके मनों को ऐसा कर दिया। फिर वो आदमियों के रहने लायक समाज नहीं रह जाते। भारत की सदा से एक प्रस्तावना है, उसकी परंपरा कहती है परिवेश का विकास हो लेकिन मानव चेतना का विकास हो। कभी ऐसा असंतुलन भी भारत में आया कि मानव चेतना का विकास तो बुद्ध के स्तर पर हुआ, इस धरती की सबसे बड़ी चेतना 2000 साल पहले, 2500 साल पहले। लेकिन जो जीवन की सतह थी, आर्थिक सामाजिक सतह, वो बहुत नीचे थी, तो एक असंतुलन था। लेकिन एक अपूर्व चुनौती, फिर बीच बीच में कुछ ऐसी काल आए जब परिवेश बड़े उन्नत हुए लेकिन चेतनाएं नीचे गई हैं। आज जो स्थिति है वो ये है कि पूरे संसार को विकास का एक और सपना, एक और रूप बताने की आवश्यकता है कि दरअसल ये विकास ही आने वाली मनुष्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने होगा, अगर इसकी परख, इसकी तुलना में, इसके साथ साथ मानव चेतना उतने ऊंचे स्तर की हम बना नहीं लेते, उसको विकसित नहीं कर लेते। विकास में हम, मनुष्य का विकसित होना कहीं गणना में हमारी नहीं है। हम गणना किस चीज की करते? हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा का भंडार है, हमारी आर्थिक विकास दर कितनी है, हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारे उद्योग क्या उत्पादित, कितना उत्पादित कर रहे हैं, हम निर्यात कितना कर रहे हैं और आयात कितना कर रहे हैं। क्या होगा इससे? बड़ी दारुण कहानी है भारतीय समाज की। भारतीय समाज में करीब करीब 100 करोड़ लोग एक ऐसा जीवन जीने के लिए बाध्य हैं जिसका बखान करने मेरे पास शब्द नहीं है। 3.5 लाख किसानों ने केवल फसल की सही कीमत नहीं मिलने और कर्जों में डूब जाने की वजह से आत्मघात कर लिया है, जो जीवन का आखिरी विकल्प होता है। कब करता है आदमी आत्मघात? विकसित होते हुए भारत में 3 लाख लोग स्वेच्छा मृत्यु के शिकार हुए। कर्ज की शर्म ऐसी होती, भारतीय की आदत में नहीं है। भारतीय है बचत करने वाले चित्त का आदमी, कर्जे का आदमी नहीं। आपने पहली बार एक ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पे थोपी, भारत का किसान कर्ज में डूब गया। इतना तो कठोर महाजन भी निर्मम नहीं था जितने आपके बैंक निर्मम है, आपकी सरकारें निर्मम है। 3 लाख लोग कभी नहीं पढ़े। शाह साहब भारतेंदु का स्मरण कर रहे थे, मैं प्रेमचंद का स्मरण करना चाहता हूं। गोदान का होरी जो है कितना कठिन जीवन जीता है, आत्मघात नहीं करता। क्या हो गया? सबसे आखिरी विकल्प को क्या जीवन ही खत्म कर लेते हैं? क्यों चुनाव से? आप मुझे बताइए, हम ज्ञान और शिक्षा का अंतर भूल के कहां पहुंचेंगे? आपने ज्ञान जानकारी को बना दिया देखते देखते, और जो जानकारी में दीक्षित हुए और उसकी तकनीकी जानते थे, वे नए गिरमिटियों के रूप में पूरे संसार में फैल गए और कहते हमको रोजगार मिल गया। ऐसा कभी हुआ है? जानकारी कभी ज्ञान का विकल्प हो सकती है? ये नहीं हो सकता। सपना चूर चूर हो जाएगा भारत का जिस दिन उसकी वो संपदा उसके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि एक ऐसी पीढ़ी की रचना आपने कर दी है जानकारों और जानकारी के तकनीक में दक्ष लोगों की, जिनको कोई लेना देना नहीं है ज्ञान से, जिनका कोई मूल्यबोध नहीं है। सफलता ही उनका सबसे बड़ा मूल्य है। इतना बड़ा मूल्य बना दिया सफलता को कि इसने सारे मूल्यों को निगल लिया,
और उसी की वीर गाथा जो है खड़े होकर मंच पे लोग गाते हैं कि बस इतना भर करने की जरूरत है। हमारी कंपनियां हो, तुम्हारी कंपनियां भी हो गई, तुम नहीं होगे, मुट्ठी भर लोग होंगे। इससे कोई सच्ची भारतीय नागरिकता विकसित नहीं होगी। एक देश बड़े, उसकी देशना थी। मैं लोक जीवन में लंबे समय तक काम करता रहा हूं, उसका एक मूल्य था सामुदायिकता का। क्या ये समाज सामुदायिक रह गया है? क्या आप इसको समाज कह सकते हैं? क्या सामुदायिकता के बिना कोई समाज होते हैं? झुंड होते हैं लोगों के अपने अपने मतलब को पूरा करने के लिए, समाज नहीं होते। बिना सामुदायिकता के कोई समाज होता है? चलिए, अगर चला गया समाज तो उस दुख को हम झेल सकते थे, बशर्ते हमारे पास व्यक्ति बचा रहता। ऐसा व्यक्ति जो सचमुच में अपनी निजता में होता। आप जानते हैं कि हिंदी की आलोचना में 5वें और 6वें दशक में एक बड़ी बहस चली थी, व्यक्ति बनाम समाज। तो एक पक्ष था जो समाज की बातें करता था और एक पक्ष था जो व्यक्ति की निजता का जो अनूठापन, वैशिष्ट, उसकी बातें करता था। जरा नजर दौड़ाइए भारतीय समाज में, उस निजता की शक्ति के साथ कोई दिखता है आपको? ऐसा लगता है सारी भारतीय बौद्धिकता ने उस निजता को त्यज दिया है। किसी में सच बोलने का साहस नहीं। जो चुनाव नहीं कर सकते, जो कठिन समयों पे सच नहीं बोल सकते, जो अपने प्राणों की कीमत पे सच नहीं बोल सकते, वे समाज व्यक्ति निर्मित नहीं करते। और सामुदायिकता के बिना समाज नहीं चलते, झुंड बनते हैं केवल। हम 120 करोड़ भारतीयों के अलग अलग मतलबों को पूरा करने झुंड बने बैठे हैं। समाज बनाने की चुनौती हमारे पास है। समाज हमारे पास सदा से था, छोटे छोटे गांवों में था। 2000 लोग, 500 लोगों का गांव, 200 लोगों का गांव, वो एक ऐसी अद्भुत और अनूठी सामुदायिकता में बंधा हुआ था। हर आदमी को लगता था वो जीवन में अकेला नहीं है। उसके सुख में और उसके दुख में सारा समाज गांव का उसके साथ है। कौन अकेला है? आज 122 करोड़ हैं हम लोग, कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन हर आदमी इस आशंका से ग्रसित क्यों हो गया वो जीवन में अकेला है। और अगर कुछ हो गया जीवन में तो उसको उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सामने नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? इतना न्यायतापन आदमी के रूप में व्यक्ति नहीं बचा आपके पास। और समाज हमने इसलिए खो दिया कि हम दूसरे के काम नहीं आना चाहते। मैं दूसरे के लिए अपने जीवन में क्या कर सकता हूं, यह सामुदायिकता का बीज मंत्र है। मैं सबसे ले क्या सकता हूं हमने तो ऐसे झुंड बना दिया है। मैं देश से क्या ले सकता हूं, मैं समाज से क्या ले सकता हूं, मैं पड़ोस से क्या ले सकता हूं, मैं सरकार से क्या ले सकता हूं। कमाल है, गैस की सब्सिडी तक, फर्जी राशन कार्ड तक जो लोग बनवाते हैं, जरा उनकी शक्लें देखना। क्या नहीं दिया जीवन में, मुफ्त का राशन तक छोड़ना नहीं चाहते। इतना बेईमान है। इसको आप समाज कहते हैं। भारत के सामने 2 अद्भुत चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि वो अपनी आधुनिकता को अपने भीतर से खोजे, अपनी परंपरा से खोजे। पश्चिमीकरण की कोई अपनी आधुनिकता मान लेने का जो नकलचीपन है, उससे भारत आधुनिक नहीं होगा। विद्रोह खड़े होंगे आधुनिकता के नाम पे, वो हो रहे। और एक सच्चा आधुनिकीकरण भारत का जो है, असमान भारत की रचना ना करे, सदियों के फर्क पैदा ना करे। 21वीं सदी में भारत के मेट्रो शहर हैं, 17वीं सदी में हमारे गांव हैं, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में क्या रच रहे हैं हम? ये क्या रच रहे हैं? ऐसा आधुनिकीकरण जो है अपने आप में एक समस्या है।
इस पर बात करो। और अगर 200 भारतीय कंपनियां मल्टीनेशनल की तरह भारत में खड़ी भी हो गई और हमने उनके बनाए उत्पाद खरीदना भी शुरू कर दिए, तो क्या आप समझते हैं कि ये विद्रूप आधुनिकीकरण जो है ये ठीक हो जाएगा? हमें एक वास्तविक आधुनिकता बोध मिल जाएगा? वो सदा परंपरा के गर्भ से जन्म लेता है। और हमारे देश का जो औपनिवेशिक बुद्धिजीवी है, ये भयंकर समस्या है भारत के लिए। इसको हर समस्या का समाधान पश्चिम में दिखता है। ये हर हालत में भारत को एक यूरोपीय और अमेरिकी समाज बनाने पे आमादा है, और पीछे छूट गए जो लोग हैं वो उनके लिए समस्या लगते हैं। उनने एक पद गढ़ लिया जिसको सुन के मुझे लंबे समय तक हंसी आती रही। मैं उसी क्षेत्र में काम करता था। कहते हैं, दबे कुचले पिछड़े आदिवासी, इन सारे लोगों को मुख्य धारा में लाना है। बड़ा जोड़ा हुआ सवाल है, जरा मुझे बताइए क्या है ये मुख्य धारा? ये जो लोग इस धारा को बनाए बैठे हैं, दरअसल वे ये नहीं कह रहे, जो नहीं कह रहे वो भी मुझे अपने कानों में सुनाई पड़ता था। दरअसल मुख्य धारा वो है जहां हम हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम आओ। हमारी तरह शिक्षित नहीं होते, हमारी तरह भाषा नहीं बोलते, हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, हमारी तरह की सड़कें नहीं है, हमारी तरह के दून स्कूल नहीं है। तुम जीवन की मुख्य धारा के बाहर हो। उस अर्थ में अगर हम देखें, 100 करोड़ लोग भारत में जीवन की मुख्य धारा के बाहर हैं। कितना बड़ा काम उनने अपने कंधों पे ले रखा है, योजनाएं बना रहे हैं, आमादा है। भारत के विकास का, विद्रूप विकास का सपना भी चूर चूर हो गया है। हिम्मत करो और इसको कहो। चूर चूर हो गया क्योंकि तुम 100 करोड़ वंचितों के समाज में किस विकास का दावा करते हो? क्या तुम्हें इस पर कभी संदेह नहीं होता? क्या हम करेंगे क्या? हम कब और कैसे खेती को आत्मनिर्भर बनाएंगे बिना कीटनाशकों के, बिना जहर डाले फसलों में जो लोगों में कैंसर पैदा करता है? रेले के रेले चले जाते हैं शहरों में, अपने सड़क बनाने के काम में लगा देते हैं, मकान बनाने के काम में लगाते हैं, बड़े बांध बनाते हैं। हजारों लाखों लोग विस्थापित होते हैं। भारत में आपको मालूम है विस्थापितों की कुल संख्या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के चलते कितनी है? 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड रूप से लिखित विस्थापित हैं। और विस्थापन के लिए तुम्हारा मकान गया, तुम्हारी जमीन गई, ये मुआवजे के तौर पर पैसे लो। आप नहीं जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। जो आदमी शहर आ गया और तुम्हारी चमचमाती सड़कें बना रहा है, वो आदमी अपना घर ही नहीं खो बैठा, वो सिर्फ अपनी जमीन नहीं खो बैठा, वो अपनी भाषा में बात करने वाला एक समाज खो बैठा, वो अपने लोक देवता खो बैठा, वो आदमी अपनी मातृशक्तियां पुरखे खो बैठा। उस आदमी की राग और आस्था की हर जड़ आपने काट दी विस्थापन से, जिसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। और वो ऐसी जगह आ गया है जहां अपने दुख और सुख, अपनी भावनाएं और अनुभूतियां किसी भी भाषा में आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं जानता। कैसे व्यवहार कर रहे हैं आप उससे? अगर ऐसा करके एक विकास हमने भारत के लिए पश्चिम की तरह का रच भी दिया, वो विद्रूप अपने आप में भारत के सामने दूसरी समस्या पैदा करेगा कि अब उस भारत का क्या करें जो अविकसित रह गया। बहुत कोशिश करके भी जीवन की मुख्य धारा में नहीं आ पाया। इस विकास ने ही जो उपहार हमें दिए हैं, उनमें प्रजातंत्र का एक उपहार भी था। पश्चिम से ही लिया है आपने, मूल्यवान चीज है, अच्छी बात है, सत्ता इतनी विकेंद्रित हो, लेकिन आपने क्या किया है उसके साथ? अपने हृदय पे हाथ रख के जरा मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं आप?
आप ताकत के केंद्र में आने के लिए इस प्रजातंत्र में जो राजनीति रच रहे हैं उसमें हमें एक सामाजिक के रूप में तोड़ने का कौन सा उपाय आप छोड़ रहे हैं? आप हमें धर्मों में बांटते हैं, जातियों में बांटते हैं, गोत्रों में बांटते हैं, क्षेत्रों में बांटते हैं, भाषा की घृणा फैलाते। आपने क्या छोड़ा है? क्या हम अपने लिए ऐसी डेमोक्रेसी चाहते थे? ऐसी होती है? अगर तुमने नकल भी की थी पश्चिम की, अपनी तरह की एक रचना कर लेते, एक भारतीय जनतंत्र की रचना कर लेते। कब उस विफलता पर विचार करोगे कि उसमें समाज का सबसे बड़ा लुम्पेन जो है वो ताकतवर हो गया? क्या ये सच नहीं है? इस समाज का सबसे संवेदनशील, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे भला, सबसे ज्ञानी, सबसे जानकार आदमी इसमें खुद को इतना उपेक्षित महसूस क्यों करता है कि नहीं, वो मेरी जगह नहीं है, मैं वहां कुचल जाऊंगा? भगवान ही जाने भी किस तरह के लोग हैं ये। मैं एक एक मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए राजी हूं। जो कुछ भी आपने पश्चिम से उधार लिया है, क्या हालत कर दी आपने एक महान नागरिक मूल्य की, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। आपने ताकत का अखाड़ा बना दिया उसको, है ना? कितना सुंदर मालवीय बोलता, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं एक समाज की तरह रहें, प्रेम करें, एक दूसरे को समझें, संवेद में रहें। क्या यह हमारा नागरिक मूल्य बन पाया, या आपने एक राजनीतिक अस्त्र में बदल के रख दिया उसको? लोगों तक की आस्था इस समाज में इस शब्द से हट गई। जो चीज आपके हाथ में आती उसकी ऐसी हालत क्यों कर देते हैं आप? आपके हाथ में शिक्षा आई, क्या किया आपने? क्या उपनिवेशवादियों ने जो शिक्षा तंत्र भारत में बनाया, आपकी जरा भी कभी कोई इच्छा होती है कि हम एक वास्तविक शिक्षा की स्थापना भारत में करें? इसको छोड़ें। गिरमिटियों को पैदा करने वाली शिक्षा, सरकारी नौकरियों की लाइन बढ़ाती चले जाने वाले लोगों की शिक्षा, आप उनकी बनाई न्याय व्यवस्था में अपनी आजादी के बाद कितनी बेशर्मी के साथ हैं। 70 वर्ष गुजर गए, एक वास्तविक भारतीय न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं दे सके इस देश को आप। और वहां होता क्या है? न्याय के बजाय केवल अगली तारीखें मिलती हैं। 7 करोड़ केस भारतीय अदालतों में भारत में लंबित हैं। भारत गहरे अर्थों में एक न्याय वंचित समाज है। आप अपने प्रशासन को देखिए, ये भी आपको पश्चिम से और उपनिवेशवादियों से उपहार में ही मिला है। आपने इसको छोड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं की, ज्यों कहते उसको रन किया। और वे आजाद भारत के राजा लोग जो हैं, वे जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्होंने सारे भारतीय जीवन के सपनों को फाइलों में उलझा के रख दिया है, निष्करों में। वो ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों ने बनाई इसलिए थी कि काम को रोके कैसे, काम तो करना नहीं था, आपने उसको जारी रखा, उसका स्वभाव नहीं बदला। आज भी वो इसी संकल्प से काम करती, काम को रोके कैसे करेंगे, इसीलिए वो इतनी निष्प्रभावी है। कुछ नहीं होता, ना इस देश का प्रशासन बदला, ना इस देश की शिक्षा बदली, ना इस देश की न्याय व्यवस्था बदली। ऊपर से जिसको कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, एक चौथी विकृति और भारत में पनप गई। वो वैश्विकता की देन है भारत में, वो कारपोरेट कल्चर है। विद्रूप लगता है, विद्रूप लगता है। 200 लोगों के पास इस देश की सारी दौलत इकट्ठी होती चली जाती है, हम बेशर्मों की तरह उसको देखते रहते हैं और इस पर गर्व करते हैं। एक भारतीय कंपनी जो है मल्टीनेशनल हो गई, क्या कर रही है वो? क्या कर रही है? कितने लोगों के रोजगार हमारे देश में इस सामुदायिकता ने रचे, कहां चले गए? उन हाथों से काम छीन के हम एक ताकतवर देश नहीं बना सकते, संभव नहीं। हमें इस पे पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। करोड़ों लोगों को काम दिए बिना कोई देश स्वावलंबन का सपना भी नहीं देख सकता।
ये कैसे होगा? कुछ बड़ी आधारभूत सी बातें मैं विकास के बारे में आपसे कहना चाहता था। कुछ चीजें मुझे बहुत दुखी करती हैं और वे सब आश्चर्यजनक रूप से विकास से जुड़ी हुई हैं। तुम अपने लिए एक वैकल्पिक प्रशासन की रचना नहीं करते हो, तुम अपने विकास का कोई मॉडल बना नहीं पाओगे। तुम अपने लिए कोई वैकल्पिक न्याय व्यवस्था नहीं बनाते हो, तुम विकास का कोई मॉडल बना नहीं पाओगे। तुम अपने लिए कोई वैकल्पिक अर्थनीति नहीं बनाते हो, तुम कुछ नहीं रच पाओगे। किन लोगों ने तुमको गरीबी की रेखा, विदेशी मुद्रा भंडार और जीडीपी की ग्रोथ सिखा दी है? लोगों के चेहरे देख के तुम्हें समझ में नहीं आता है। सताए हुए लोग। एक अपना अर्थशास्त्र करो, समझने की कोशिश करो। भारत के सामने विकास की चुनौती अकेली आर्थिक नहीं है। बहुत सारी चुनौतियों से एक साथ भारत को निपटना है। आप इस खतरे का स्मरण करें कि जो सामंत था, अकथनीय दुख जिसने भारतीय समाज को दिए, स्वतंत्रता के बाद हमारी राजनीति ने उस सामंत को एक नया जीवन दे दिया है। हर जगह वो विदा नहीं हुआ। क्या होगा ऐसा समाज रच के? और कारपोरेट के रूप में तुमने एक नए सामंतवाद की भारत में रचना कर दी है। वे जो चाहते हैं सरकारें वही निर्णय कर रही हैं। वे कहलाती जनतांत्रिक है। 122 करोड़ लोगों से सत्ता के लिए ताकत लेके 200 लोगों की इच्छा और इशारे पे काम करने की बेशक में जो लोग करें, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे इस समाज के लिए। समाज को ही सोचना पड़ेगा कि उसकी वास्तविक राजनीति, उसका वास्तविक प्रजातंत्र, उसका वास्तविक प्रशासन, उसके वास्तविक कानून, उसकी वास्तविक शिक्षा, उसकी वास्तविक स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी। हमने धन दैत्यों के हाथ में वैश्वीकरण के बाद शिक्षा को सौंप दिया है। जरा देखिए कैसा रूप हो गया है उसका। आज हर 20-22 साल का एक युवक या युवती जो है सिर्फ दौड़ लगाते थे। कहां से आ रहे हो? कोचिंग। कहां जा रहे हो? कोचिंग में जा रहे हो। वहां से लौट के आओगे, एक कलाकार प्रतियोगिता का जीवन हमने तुम्हें दिया है कि अगर पहले 10 में तुम नहीं आए तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। क्या ये सच नहीं है? हम सब लोगों ने युवा भारत के लिए ये जीवन दिया है। क्या उनका जीवन विफल हो जाता है जो 11वें पे रह जाते हैं? इतना तनाव मैं तो हैरत में पड़ता हूं जब मैं कभी कभी, और खासतौर से परीक्षाओं के जो परिणाम होते हैं उनके आने पे मैं इसको पढ़ता हूं कि कोई नहीं आ पाया उस 10 में, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई फेल हो गया, एक किशोर लड़का मर गया। डर रहा था वो कि अपने पेरेंट्स के सामने कैसे खड़ा होगा। युद्ध है, कोई 100 मीटर की रेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। तुम शिक्षित कर रहे हो आदमी को, तमाशा बना रहे हो। चलिए शिक्षण, आपने ग्लोबलाइजेशन के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को उन लोगों के हवाले किया जैसे भी थे हमारे सरकारी अस्पताल कुछ ना कुछ तो करते ही थे। अब तो केवल वे संपन्नों के लिए एक क्लिनिक बन गए हैं। वहां कौन से भारत को की चिकित्सा करते हैं आप? बाकी भारत के लिए उसके दरवाजे बंद क्यों हैं? अच्छे स्कूलों उसके दरवाजे बंद क्यों हैं? ऐसी विकास रचना था आपको। और अगर ऐसे ही भारत में आपने 100-200 ऐसी कंपनियां भी बना ली जिनका उत्पादित माल स्वदेशी के नाम से हम लेने लगे, तो इस समाज का क्या हो जाने वाला है? वे प्रश्न अपनी जगह रहेंगे जो भारत के भवितव्य को खतरे की तरफ धकेल रहे हैं।
और अगर बहुत जल्दी हम लोगों ने भारतीय विकास की एक समग्र अवधारणा और स्वरूप पे विचार नहीं किया तो ये होने वाला है। मैं आपको फिर स्मरण करा दूं, विकास के नाम पे मैं तो आज आपसे सिर्फ एक ही बात कहने आया था कि विकास का अर्थ मनुष्य के परिवेश भर का विकास नहीं होता, जैसा पश्चिम ने हमें सिखा दिया है। भारतीय दृष्टि और भारतीय मूल्यबोध ये कहता है कि दरअसल विकास का एक सच्चा मॉडल वो होता है जब इस परिवेश के साथ साथ खुद मनुष्य और उसकी चेतना भी विकसित होती है। मनुष्य पशुओं में बदल जाए और परिवेश जो है वो अकल्पनीय रूप से भव्य और दिव्य सा हो उठे, वो विकास अपने आप में सबसे बड़ा खतरा है। इससे सावधान रहना। ये भारतीय परंपरा की देशना है। सामुदायिकता को खो के समाज कहीं नहीं पहुंचते और निजता के साहस को खो के व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचते। और विकास जो है वो जब तक चेतनात्मक विकास से नहीं जुड़ता है, कुल मिला के एक भौतिक विकास होता है। और आश्चर्यजनक रूप से वो जो जीवन आपको उपहार में देता है वो कुल मिला के मनुष्य के बजाय एक जैविक जीवन होता है। ऐसा जैविक जीवन जो मनुष्य के बजाय प्राणी का होता है। चारों तरफ से जो प्रचार और शोरगुल, विज्ञापन और आइडियाज आपके सामने फ्लोट किए जाते हैं, वे आपसे इतने ही तो कह रहे हैं ना, प्राणी होने से राजी क्यों नहीं हो जाते? खाओ पियो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे घर में रहो, इतने से संतुष्ट रहो, इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? और भारत कहता है बड़ी दिक्कत है, हम प्राणी होने के लिए राजी नहीं है, हम मनुष्य हैं और हमें एक संभावना मिली है दिव्यता तक अपनी चेतना का विकास करने की। हम उसी को विकास कहते हैं, हम केवल परिवेश को अपना विकास नहीं कहते। धन्यवाद। दे रहे हैं हम सबको, और इस स्वर को सुनकर हम शायद इस दिशा में कुछ काम करें। मैं अभी आदरणीय तिवारी जी को धन्यवाद देते हुए एक निवेदन करता हूं कि अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ विमर्श कर कोई जिज्ञासा हो तो ठीक है, समय काफ़ी निकल गया है। मैं इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रामदेव भारद्वाज जी को निवेदन करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तिवारी जी, मंच पर बैठे हुए मिश्रा जी और मेरे सम्मुख बैठे हुए समस्त विद्वानजन, पहले और दूसरे व्याख्यान में हम सभी ने बहुत व्यापक तरीके से इन विषयों का चिंतन और मंथन किया और अध्यक्ष के नाते बहुत लंबा बोलने का अवसर भी नहीं है, लेकिन इन व्याख्यानों को सुनने के बाद आप सभी के मन में और मेरे मन में जो विषय उभर के सामने आ रहे हैं या मैं जो सोचता हूँ उसको मैं बहुत ही सूत्र रूप में संक्षेप में 2-4 मिनट में अपनी बात को कहना चाहूँगा। पहली बात, क्या विकास की अवधारणा समय सापेक्ष है? जो मॉडल अभी तक हमारे सामने आए हैं उनमें हमने ये पाया है कि विकास के, मनुष्य की चेतना के विकास के, समाज के विकास के, परिवेश के विकास के कुछ स्थायी तत्व हैं और कुछ अस्थायी तत्व हैं। हम अभी तक जिन विषयों में घूमते रहे हैं वह विकास के अस्थायी तत्व हैं। व्यापार का बढ़ना, तकनीकी का घटना,
उन्नति होना, अवनति होना, युद्ध में जीतना, युद्ध में हारना, ये सब अस्थायी चीजें हैं। लेकिन मूलतः जब हम विकास की बात करते हैं और भारतीय दृष्टिबोध का विषय हम सामने रखते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा विषय आता है कि विकास नॉन इथिकल है या इथिकल है। मॉरलिटी या नैतिकता पर आधारित हमारा विकास है अथवा पशुता और राक्षस वृत्ति पर आधारित हमारा विकास है। यूरोपीय मॉडल विकास की अवधारणा, जो निश्चित तौर पर अभी तिवारी जी ने भी कहा और पूर्व वक्ता ने भी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस तरीके से फैली कि केवल जो मटेरियलिस्टिक विकास है, भौतिक विकास है, वही विकास का सच्चा मानक है और मनुष्यता के गुण, सामाजिकता के गुण, इनका विकास से कोई संबंध नहीं है। भौतिकता मनुष्य की खुशी के लिए है, लेकिन हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जहां भौतिकता चरम सीमा पर है, वहां का मनुष्य कितना खुशी है, कितना सुखमय जीवन जी रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप जो सोशल डिस्कनेक्ट हुआ है, समाज से, व्यक्ति से, परिवार से, घर से व्यक्ति जो कट गया है, वह अपने आप में किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, एकाकीपन में वह कितना अपने आप को उत्पीड़ित और ठगा हुआ महसूस करता है, वह व्यक्त भी नहीं कर पाता। इसलिए जो हमारा मटेरियलिस्टिक विकास का मॉडल है, भारतीय दृष्टि से, भारतीय मूल्यबोध की दृष्टि से, वह हमारा स्पिरिचुअल विकास मॉडल होना चाहिए। व्यक्ति जब तक अंदर से मजबूत नहीं होगा, व्यक्ति जब तक अंदर से संगठित नहीं होगा, व्यक्ति जब तक अंदर से नैतिकता और उत्साह से भरा हुआ नहीं होगा, तब तक समाज में व्याप्त सभी चीजें, सभी वस्तुओं में वह अपने आप को खुशी और सुखी रहने का स्वप्न नहीं देख सकता। हमारे यहाँ एक और परिकल्पना है। यूरोप में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो तकनीकी में हो, चाहे वो कारखानों में हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था में हो। हर उसमें अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने एकाधिकार को, अपने वर्चस्व को पूरे विश्व पे स्थापित करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और उस संघर्ष में हमें ताकत एकत्रित करनी होगी और सभी लोगों को पराजित हम जब करेंगे, तभी हम विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित करेंगे और लोग हमारा अनुकरण करेंगे। इसी को लेकर के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में गया। मेरा जो विषय मैं जो रखना चाहता हूँ कि जो भारतीय मानक है विकास का, वो है संगतक्षम दौर। सभी मिलकर के साथ रहें, कोई आइसोलेशन नहीं है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के बीच में एक बिलोंगिंगनेस है। वह एक दूसरे की परवाह करता है, वह एक दूसरे के बारे में सोचता है, वह एक दूसरे के उत्थान, उसके सुख दुख में भागीदार होता है। यदि यह मॉडल हम एडॉप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सुखमय जीवन और विकास के उन प्रतिमानों को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय विकास और मूल्यबोध की दृष्टि में, व्यापार की दृष्टि से हम यदि चर्चा करें तो हम लोग प्रायः दीपावली के समय शुभ लाभ लिखते हैं। पहले शुभ लिखते हैं, बाद में लाभ लिखते हैं। दूसरे का शुभ हो, दूसरे सुखी रहें,
उसके बाद में जो बचेगा उससे हम लाभ कमाएंगे। दूसरे सबसे ज्यादा चिंता की गई, पहाड़, पौधे, नदियां, पर्वत, श्रृंखलाएं, जीव जंतु, पादप, वनस्पतियां, हमने सबको अपने जीवन का अंग माना और उन सबको हमने पूज्य माना और उन सब का दोहन नहीं करने का संकल्प लिया। हमारी उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार हमने उनको उपयोग किया। लेकिन यूरोपीय जो मॉडल है वो इन सब को एक्सप्लॉइट करने का मॉडल है, इन सब का दोहन करने का मॉडल है और इससे पूंजी कमा करके पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक प्रकार का मानक स्थापित करने का मॉडल है। इस दृष्टि से हम यदि देखें तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में यदि नैतिकता माइनस है, सामाजिकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो उस विकास को हम समग्र विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है आज इस संध्या के अवसर पर। फिर कभी मौका मिलेगा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भारद्वाज जी। दो सूचनाएं हैं। एक तो हमारे कुछ वॉलेंटियर्स पंजीकरण स्लिप एक आपको दे रहा हूँ, परिचय स्लिप समझिए उसको, तो मुझे लगता है सभी को प्राप्त हुई होगी। उसको आप भर के हमें वापस करेंगे तो हमें आगे कार्यक्रम में बुलाने में सुविधा होगी इस दृष्टि से। और दूसरी सूचना ये है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय व्याख्यानमाला 2 दिन की है। आज हमने 2 सत्रों में 2 व्याख्यान सुने। कल अगले दिन कल 11 नवंबर को 4 बजे इसी हाल में इस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा है और उसका भविष्य है, इस पर अनिल बोकिल जी जो कि पुणे के हैं, आप जानते हैं, अर्थ क्रांति के संस्थापक हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छा एक व्याख्यान होने वाला है। और नोटबंदी के प्रणेता भी वो माने जाते हैं, तो बहुत सारे नए विचार अर्थव्यवस्था के संबंध में सुनने को मिलेंगे हमको। तो एक तो ये सूचना आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा और कल आप पुनः पधारेंगे। इससे पहले मैं अपने एक सहयोगी डॉक्टर कृष्णकांत धाकड़ जी को आमंत्रित करता हूं कि एक आभार ज्ञापन करें। दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यानमाला में पधारे सभी वक्ताओं का मेरी तरफ से और दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की तरफ से बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। Thank you.